तो हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो इंग्लिश कोर का आपका जो सेट 1 है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे भी। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और इंग्लिश कोर का है, ठीक है, तो सभी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले सभी स्टूडेंट्स दे सकते हो, ठीक है। 40 मार्क्स का है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। और चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको को क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है। पैसेज आपको देखिए 2 पैसेज है 5-5 नंबर के, मतलब 10 नंबर यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो 2 क्वेश्चन पैसेज के बना के। देखते हैं पैसेज किस टॉपिक पे है, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। ए वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया इज कटिंग डाउन द सनलाइट बाई 10% ओवर इंडिया। बोल रहा है कि बहुत ही बड़ी है ना प्रदूषण की बनी हुई चादर, जैसे प्रदूषण का जैसे कि एक लेयर बन जाता है ना, वो लेयर मतलब चादर जो बन जाता है वो किसकी ओर फैल रहा है, वो साउथ एशिया में फैल रहा है। और वो क्या कर रहा है, कटिंग डाउन द सनलाइट बाय 10% ओवर इंडिया। और ये इंडिया में जो सनलाइट आता था, जो क्वांटिटी में आता था, जो मात्रा में आता था, उसको 10% से रिड्यूस कर दे रहा है, मतलब घटा दे रहा है। फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब कि प्रदूषण के कारण जो एक चादर जैसी बन जाती है, उस चादर से क्या हो रहा है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, सनलाइट आता है, वो 10% इंडिया में घट गया है। मतलब आना चाहिए अगर 100 पैसे तो 90 पैसे हम लोग के पास सूर्य की प्रकाश पहुंच रही है, इतनी मात्रा में पहुंच रही है। उससे क्या हो रहा है, उसके देखिए उसके आउटकम क्या हो रहा है। देखिए डैमेजिंग एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो ख़राब हो रहा है ना। और देखिए मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न, जो हम लोग के यहाँ वर्षा होती थी उसका पैटर्न भी गड़बड़ा गया है। मतलब जो वर्षा के जो समय रहता था वो समय आगे पीछे हो रहा है। एंड पुटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट रिस्क, और जो हमारे हजार लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, सभी को मतलब कि खतरे में ला दिया। ये सारी चीज़ें होंगी जब कृषि खत्म होगा और वर्षा का भी जब इधर उधर होगा। फिर ये देखिए जब सनलाइट कम आता है तो रोग भी बढ़ते हैं, डिजीज़ भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में तो हमारा भी मतलब कि हम लोग रिस्क में आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। ये एक नए अध्याय के एक नए अध्ययन मतलब कि नए मतलब का स्टडी जब की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो उसके तहत ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इसके बाद देखिए हम इसका क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ज़्यादा लंबा हम इस पर आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा 1-2 लाइन और पढ़ देता हूँ। द स्टार्टलिंग फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट दैट द स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ सीन हेयर अर्लियर में सून फॉल्टर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पॉल्यूशन। बोल रहा है कि ऐसे और भी बहुत सारे स्टडी सामने आ रही हैं जिसके कारण बताया जा रहा है कि जो हमारा है ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रहा है वो भी इसके कारण आगे जाके गड़बड़ाएगा। जो अभी अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी दिख रहा है में सून फॉल्टर, वो आगे जाके गड़बड़ा सकता है इसी प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी यही सारी चीज़ें दिया कि द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट द हेज काउज्ड बाय पोल्यूशन के कारण जो धुंध छाता है, उस धुंध से भी क्या हो रहा है, हमारे जो सर्दियों में जो राइस हार्वेस्ट मतलब कि जो हमारे यहाँ चावल की जो खेती होती थी, कृषि होती थी, वो भी 10% घट रही है। हाँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा है, आप लोग एक बार अपने से खुद भी हिंदी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया में धुंध, हेज मतलब हो गया धुंध, है ना, कि धुंध ने कृषि को कैसे प्रभावित किया, इम्पैक्ट कैसे किया है एग्रीकल्चर को। इसका आंसर आप लोग को भी मैंने बता दिया था कि वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के ऊपर जो चादर जैसा बिछ रहा है प्रदूषण का लेयर, वो क्या कर रहा है, हमारे 10% सनलाइट को जो आती थी उसको घटा दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डैमेजिंग एग्रीकल्चर, हमारा कृषि खराब हो रहा है, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स, और हमारा वर्षा का जो पैटर्न होता था वो भी गड़बड़ा गया। और पीपल एट रिस्क वाला भी डाल सकते हो कि 100,000 लोग भी इस पर रिस्क में आ गए। लेकिन 2 नंबर का है या 1 नंबर का इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 5 नंबर का ये पैसेज है, तो इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। हु लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज, किसके कारण धुंध का निर्माण होता है, कैसे बनता है, तो पॉल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज, तो प्रदूषण बढ़ावा देता है धुंध के बनने को, है ना। आगे चलिए देखते हैं, व्हाट वेयर द लेवल्स ऑफ प्रीमैच्योर डेथ। प्रीमैच्योर डेथ बोलते हैं जिसका जैसे देखिए डेथ होना चाहिए था आपका 70 साल में और आप 50 साल में मर जा रहे हो, मतलब समय से पहले जो डेथ हो जाती है उसको प्रीमैच्योर डेथ कहते हैं। What are the levels of premature deaths estimated in 7 major cities during the 90s, है ना, 1990s ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज़। बोलता है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, मतलब श्वसन से रिलेटेड, आपकी छाती से रिलेटेड, वो सारे जो रोग हैं वो कैसे बढ़ते गए और किस तरह से मतलब कि यहाँ पे डेथ्स जो होनी चाहिए तो वो ज़्यादा हुई है, वो आपको यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स, कि कितनी मात्रा में हो रही हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
तो देखिए क्या है थर्ड का आंसर, इन अर्ली 90s, है ना, द नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स वाज, देखिए बोलता है कि 1990 में जो सदी था, 1990 का जो मतलब कि डिकेड था, जो दशक था, उसमें 24,000 लोग मरे थे। लेकिन मिड 90s मतलब कि 1995 आते आते ये स्टैटिस्टिक्स ग्रो कर गया, मतलब कि ग्राफ ऊपर चढ़ गया 37,000 तक। कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क दिखा यार। देखो 24,000 से आपका 37,000 बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज में ग्रोथ है। आप देख सकते होंगे कि लगभग 50% ग्रोथ है। 50% का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, 5 सालों में बढ़ गए इस पॉल्यूशन के कारण। और ये भी किसके मामले में डेथ्स देखी गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मामले में, प्रीमेच्योर फैटेलिटीज़, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामानाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज और करंट ड्राउट, है ना, ड्राउट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोलता है कि प्रोफेसर बी रामानाथन क्या कहते हैं, किसको लेकर, वर्तमान जो हो रहा है धुंध और क्या वर्तमान सूखे के बारे में, जो कि इंडिया में अधिकतर हिस्सों में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं। मतलब कि भारत के अधिकांश हिस्सों में जो सूखा और धुंध हो रहा है उसके प्रभाव के बारे में क्या बोलते हैं प्रोफेसर वी रामानाथन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। He said that if the drought है ना persist for about 4 to 5 years, then we should start suspecting that it might be because of haze, है ना, कि ये सभी धुंध के कारण हो रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि सूखा अगर 4-5 सालों तक अगर बना रहा तो ये संदेह करना शुरू कर देंगे, है ना, कि ये सारे धुंध के कारण ही हो रहे हैं, उसी के कारण हमारा जो है सूखा बढ़ रहा है, ड्राउट बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं 5th नंबर पर। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड वाई। बोलता है कि कौन सारे कंट्रीज हैं जो धुंध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और क्यों। तो देखिए इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। बोलता है चूँकि इनका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए ये सारे पॉल्यूशन और हेज के मामले में जो है हाइयर रिस्क पर हैं, है ना। आगे देखिए, वाई इज़ देयर ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, है ना। क्या बोल रहा है, अगले 30 वर्षों में एशिया के लिए मतलब कि क्या चिंता का सबसे बड़ा कारण है ना। तो देखिए इट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ एशियन रीजन्स में राइज अप टू 5 बिलियन पीपल। क्योंकि इसका कारण क्या यहाँ पे दिया गया, मतलब क्यों हमारा मतलब नेक्स्ट 30 सालों तक मतलब कि बड़ा मतलब कि चिंता का समय मतलब कि मतलब चिंता का विषय रहने वाला। तो कौन सी चिंता के विषय रहने वाली है कि 5 बिलियन पीपल हो जाएंगे, समझ रहे हैं, मतलब 5 अरब से भी ज़्यादा आबादी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से रीजन में ज़्यादा लोग रहने लगेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर का मैंने मतलब समझा दिया था, हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड टाइम, है ना। आपको मैंने बता दिया था समय से पूर्व या कोई भी अपेक्षित समय है उससे पहले हो जाना। आगे देखिए सेक्शन बी में हम लोग चल रहे हैं। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर्स इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं लिखना है, दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये राइटिंग सेक्शन है, इसका प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना आपको मार्क्स एग्जाम में आएगा। चलिए देख लेते क्या है। बोलता है राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये सारे देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इस सभी चीज़ों को लिखने का, ठीक है। कि आपको एडिटर के पास लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग का देखिए कुछ सब्जेक्ट में कुछ अलग भी रह सकता है कि इसके अबाउट में लिखिए, उसके अबाउट मतलब बारे में लिखिए, तो वो सारे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे किसके बारे में लिखने को बोला गया है, प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट्स। बोलते हैं कि प्रमोट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीकिंग के लिए, ताकि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना, टूरिस्ट जो आते हैं उससे अच्छा मतलब कि तालमेल हो सके, बातचीत अच्छे से हो सके, ताकि इंग्लिश का बढ़ावा मिले, है ना। तो इस पर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोग को जिसको लिखते हैं वहाँ पर द एडिटर, यहाँ पे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, किसके एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद फिर देखिए डेट डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट इसके बाद मतलब कि विषय में है तो सब्जेक्ट लेटर अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। इंग्लिश स्पीकिंग को यहाँ पे प्रमोट करना है सर। और उसके बाद ये वाले सारे लाइन अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को आपको स्पीकिंग को यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीज़ आपको डालनी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर जो आएंगे आगे के मॉडल पेपर, उन सभी की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लिख लेनी है आपको, ठीक है। अगर हो ना सके तो आप एक बार पढ़ के उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना है, आई एक्सपेक्ट दैट थ्रू योर न्यूज़पेपर दिस इशू वुड बी लुक्ड अपॉन एज सुन एज पॉसिबल। इसके विषय में सोचा जाएगा, है ना। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, योर्स ट्रूली। उसके बाद अपना नाम, यहाँ पे सारा अपना एड्रेस। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू आर जतीन ऑफ क्लास 11, जतीन हो तुम क्लास 11 के, यू फाउंड ए पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, तुम्हें स्कूल के जो लाइब्रेरी होता है जहाँ पे मतलब कि पुस्तकें रखी रहती पुस्तकालय, वहाँ पे तुम्हें एक पर्स मिला है। तो आपको एक नोटिस लिखना है ना, नोटिस बोर्ड में बच्चों को लिखना है। क्या लिखना है कि ताकि जो सही मतलब उसका जो ऑनर है उसको मिल जाए, ऑनर मतलब जो पर्स का मालिक है उसको मिल जाए। आस्किंग इट्स राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू, है ना। तो कुछ नेसेसरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है ना। बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट्स राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स, मतलब कि जो इसका सही मतलब कि जो इसका मतलब पर्स का मालिक है उसको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है ताकि वो सही आदमी की मैं पकड़ कर सकूँ कि उसी का पर्स है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है एग्जाम में आपको। ये जो आपको लिखा जाता है नोटिस, चलिए दिखा देते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, नोटिस का यही होना चाहिए। आप लोग के स्कूल का नाम यहाँ पर अपना देख लीजिएगा, जगह का नाम, लेकिन नोटिस इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना सारी चीज़ें जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना कंसर्न है वो डालना है। उसके बाद फिर नीचे में आपको अपना नाम डाल देना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर देख लीजिए सारा पार्ट दिया हुआ है नोटिस का कैसे होता है। तो इसी तरह से सजा के लिखना है आपको, हेडिंग यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर डेट लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं वहाँ पर, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी तरह से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम मैंने लिख दिया है, उसके बाद नोटिस यहाँ पे देखिए बीच में डेट यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे बीच में यहाँ मैंने अपना लिखा है टॉपिक। तो इस तरह से करके लिखना है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें उसी तरह से सजा के लिख सकते हैं जो मैंने दिया था, और इस तरह से करके आपको लिख देना है। ऑल आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट ए पर्स वॉज फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। इट इज़ ब्लैक कलर्ड पर्स विथ सच सम कैश एंड अ स्मॉल कैलेंडर। देयर वेर ऑल्सो सम स्मॉल लिटिल बीट्स ऑफ पेपर इनसाइड विथ सम नोट्स written on them. The genuine owner of the purse can claim it from the undersigned है ना, आफ्टर गिविंग नेसेसरी पार्टिकुलर्स अबाउट द पर्स कॉन्टेंट्स, है ना। उसका पर्स जो कुछ कंटेंट है उसके बारे में बता के वो ले सकता है। अब आगे देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसकी समस्या के बारे में। तो देखिए आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा रहता है, चलिए एक बार दिखा देते हैं। देखिए आपको आर्टिकल इस फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे आपको अपना टॉपिक दे देना है ना, बाइक गिरीज अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे अपना कंसर्न लिख दीजिएगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है, याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते होंगे क्या क्या रहता है। आप लोग टॉपिक ऊपर वाले को टाइटल बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें उतना समझ की नहीं है, लेकिन ऊपर वाला हेडिंग डाल के ऐसे करके आप लोग को लिख देना है एग्जाम में, अच्छा मार्क्स लेना है। तो देखिए यू आर नमन या नमिता। तो देखिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बाई नमिता, यहाँ पे अपने नाम मैंने नमिता लिख दिया। अगर आप नयन लिखना है, लड़के हैं तो नयन लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देना है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर विलिंग टू वर्क। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपको कहाँ पे मिलेगा, हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ आपको जुड़ जाना है। एक क्लास ये मेन ग्रुप है, ये एक 12th का लिंक 12th का ग्रुप है। दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। ठीक है, वहाँ से आप लोग लिंक फॉलो करके भी जुड़ सकते हैं। अगर लिंक फॉलो करके नहीं जुड़ पाते हो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, एक जैक बोर्ड टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम बोर्ड आभा जैक बोर्ड। तो बोर्ड आभा जैक बोर्ड में आप लोग को जुड़ना है, और ये 12th वाला ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि अब आप लोग 12th में जा रहे हो। तो जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स इसमें जुड़ना है, और इसमें 10th वाले में नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप का जो नाम है यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स, और एक लिखा हुआ है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। तो ये नाम लिख के सर्च करके आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं। और ये दोनों हमारे ही चैनल है यूट्यूब का, आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने यहाँ 75% से अधिक मार्क्स लाया, 1000 बच्चों से भी ज़्यादा, 1200 से बच्चे ज़्यादा ने। तो बोर्ड आभा और नौ आभा दोनों चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर पसंद आ रहा है हमारा ये कंटेंट जो मैंने आपको दिया है, बहुत ही मेहनत लगा बच्चों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोग को इस तरह की कंटेंट छूटे नहीं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन सी में हम लोग आ गए। तो यहाँ से देखिए सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जाम्बिया के लुसाका में चिड़ियाघर में एक पिंजड़े में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नोटिस क्या दर्शाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा कि द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू ऑफ लुसाका क्लियरली सिग्निफाई दैट वी द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस। हम ही लोग जो मानव है सबसे खतरनाक हैं, यही दिखाता है ना। क्या बोल रहा है कि जो चिड़ियाघर में जो चिड़ियाघर का पिंजरा में जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर किसको दर्शाता है, हम सभी
इंसान को ही दर्शाता है, हम सभी इंसान को ही, ह्यूमन बीइंग्स को ही दर्शाता है ना। आगे देखिए, द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द स्पीसीज, सभी प्रजातियों में सबसे खतरनाक है, दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट, जो कि धरती में प्लेनेट में रहते हैं। वी हैव डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र था, जो भी मतलब कि अच्छी चीज़ें थी, सभी को हमने नष्ट किया है। एंड मेनी एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस, और बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं जो ख़त्म होने के, लुप्त होने के कगार में आ गए हैं, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वनों की कटाई लगातार अंधाधुंध हुई है। हंटिंग मतलब कि शिकार के कारण, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने ही किया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखिए, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है, वह अन्य आचार्यों से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, अन्य मास्टर जो भी हैं उससे कैसे भिन्न है। तो देखिए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाज ए लैंग्वेज टीचर, क्या थे, भाषा के मतलब कि शिक्षक थे, एट द स्कूल ऑफ टॉपलो, वहाँ के कहाँ के, टॉपलो स्कूल के। ठीक है, अनलाइक द अदर टीचर्स, दूसरों टीचरों की भांति नहीं थे वो। कैसे अलग थे, देखिए, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत कड़े थे। ही फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही कठिन मतलब कि एकदम अनुशासन में रहते थे, अनुशासन तो जल्दी तोड़ते नहीं थे। एंड ही वाज नॉट ए सैडिस्ट लाइक अदर टीचर, और वो दूसरे शिक्षकों की तरह सैडिस्ट भी नहीं थे। आगे देखिए, वाई हैज द आर्टिकल बिन टाइटल्ड सिल्क रोड, बोलता है कि आर्टिकल का जो मतलब कि टाइटल दिया गया वो सिल्क रोड क्यों दिया गया। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि सिल्क रोड क्यों टाइटल दिया गया। तो देखिए, दिया हुआ द आर्टिकल इज़ राइटली टाइटल्ड सिल्क रोड, बोलता है कि जो सिल्क रोड दिया गया बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। वी नो दैट इन द हिस्टोरिकल टाइम सिल्क रोड वाज वेरी फेमस एमंग द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपियंस के बीच सिल्क रोड बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस था। हेयर आल्सो द नरेटर बिलोंग्स टू द वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो नरेटर है वो भी पश्चिमी मतलब कि पश्चिम से ही बिलोंग कर रहा है, वहीं से है। एंड ही इज़ ट्रैवलिंग टू द कैलाश माउंटेन, और वो कैलाश पर्वत की तरफ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। दैट्स वाई द टाइटल इज अप्रोप्रिएट, इसलिए टाइटल अच्छा है, सही है। आगे देखिए, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इट और इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या फिर से बोल रहा है, एक बार देख लीजिए। फादर टू सन पोएम से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, और याद रखिए, एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों की, जो पोएम से क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से जरूर आप लोग देखा कीजिए। पोएम बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं ध्यान देते, अवॉइड करते, लेकिन वैसा आप लोग को काम नहीं करना है, पोएम पर आपको फोकस अच्छे से कर लेना है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो पिता से पुत्र का एक विशेष रूप से, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल, बोलता है कि जो इसमें पिता और पुत्र में विशेष रूप से जो व्यक्तिगत अनुभव की बात की जाती है, क्या वो सभी जगह होती है या क्या नहीं होती है। तो द पोएम फादर टू सन इज़ नॉट ए एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, बोलता है कि ये जो हुआ ये व्यक्तिगत अनुभव नहीं है दोनों के बीच। एट ऑल दिस इज़ फेयरली यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक है, सभी जगह होता है। एज मोस्ट ऑफ द ये सारे क्वेश्चंस का देखिए आप लोग हिंदी एक बार अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए अगले क्वेश्चन में चलते, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, है ना। बोल रहा है कि पोएम के चाइल्डहुड के हिसाब से बढ़ने में जब हम लोग बड़े होते हैं तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है। द पोएम टेल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप देयर इंपॉर्टेंट स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज टू बिकम रैशनल, सबसे पहले रैशनल होते हैं हम लोग। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड आवर इंडिविजुअलिटी, रैशनल मतलब कि हम किसी और झुकाव होते हैं, किसी को ज़्यादा तवज्जो देते किसी को नहीं देते। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड आवर इंडिविजुअलिटी, हम लोग अपने अकेलेपन को अपने आप को पहचानते हैं। एंड थर्ड, है ना, थर्ड टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एडल्ट्स, और हम लोग जो अपने जो दुनिया के जो बड़े हैं जो पाखंड दिखाते हैं वो भी हम लोग समझ में आता है। वाई डिड आइंस्टाइन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पर्सनली पसंद है कि आइंस्टीन ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे जो डाटा रहते हैं क्वेश्चंस में या चैप्टर में वो मुझे मतलब कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो कोई पॉइंट वहाँ पे नहीं देखते कि उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी मैं लाइन में जो फैक्ट्स देते हैं उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा इनको नज़र नहीं आता है। डेट्स एंड फैक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ नॉलेज विच आर कंटेंट बेस्ड, बोलता है कि जो डेट्स समय और जो तिथियाँ दी जाती है वो सारी चीज़ें जो दी जाती है तथ्य वो सारे सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ नॉलेज विच आर कंटेंट बेस्ड, जो कि ये जो ज्ञान है वो सिर्फ जानकारी भर है बस। अल्बर्ट थॉट दैट देयर वाज नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बिकॉज फर्स्टली दीज कुड बी
ascertained फ्रॉम द बुक एनी टाइम। बोलता है कि ये सारे जो ऐसी चीज़ें हैं, तथ्य और फैक्ट्स, जो एक बार फिर से किताब में देखकर हम लोग पढ़ के याद कर सकते हैं। सेकेंडली फॉर हिम लर्निंग फैक्ट्स बाय नॉट एजुकेशन, और इन सभी को याद करने से कोई शिक्षा नहीं बोली जाती। ठीक है, यही बात मैं भी मानता हूँ कि कोई तथ्य दिया हुआ है कि जैसे इतना ईस्वी को अगर लाल किला बना है, तो वो रटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो फैक्ट है और इससे कुछ शिक्षा नहीं मिलती। आगे देखिए, हु वाज डॉक्टर एंड्रूज, वेयर वाज ही वर्किंग। अब ऐसा पढ़ के आप लोग हिस्ट्री में ध्यान देना मत छोड़ दीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में खराब जाएगा। हु वाज डॉक्टर एंड्रूज, है ना, वेयर वाज ही वर्किंग। बोलता है डॉक्टर एंड्रू कौन थे, वो कहाँ काम करता था। एंड्रू वाज ए डॉक्टर, ही गॉट इज सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए न्यू मेडिकल कॉलेज, न्यू मेडिकल कॉलेज से उससे सर्टिफिकेट लिया, वो डॉक्टर था। अब अगले फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। अब देखिए सेक्शन डी में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ वाज डॉक्टर एंड्रूज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड, किस तरह से डॉक्टर एंड्रू किसी बच्चे को मतलब कि जीवन देने में, मतलब फिर से जीवित करने में सफल हो गए। द इन्फेंट ऑफ जॉय मॉर्गन वाज स्टिल बॉर्न, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लेंदी वाले हैं, तो इन सभी का आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेंदी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर आपको यहाँ से देके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि सप्लीमेंट्री से भी कितना वेटेज, अगर सप्लीमेंट्री आप लोग को देखना हो तो। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे लिख रहा है कि जॉन मॉर्गन का शिशु अभी पैदा हुआ था, है ना, अभी पैदा हुआ, स्टिल बॉर्न, एंड हिज वाइफ वाज आल्सो फेडिंग अवे, और उसकी जो पत्नी थी, है ना, वो फीकी पड़ रही थी। द डॉक्टर फर्स्ट सेव्ड द मदर, उसकी माँ को पहले बचाया डॉक्टर ने, एंड देन ही टर्न टू द लाइफलेस बेबी, और उसके बाद उसने बेजान बच्चे को मतलब कि बचाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, डॉक्टर मॉर्गन ऑर्डर्ड द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दैट आल्सो क्विकली। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी मतलब कि लंबा है, आप लोग खुद पढ़े होंगे कि उसने नर्स को क्या बोला कि देखिए डॉक्टर मॉर्गन ने नर्स को आदेश दिया कि गर्म पानी और ठंडा पानी पिलाएं, है ना इसको। उसके बाद देखिए ही पुट द चाइल्ड ऑन ए ब्लैंकेट, उसने बच्चे को चादर में रखा, एंड यूज्ड द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और श्वसन की एक अलग तरह की विधि अपनाई। ही प्रिपेयर्ड ए बेसिन ऑफ हॉट वाटर, उसने गर्म पानी का एक बेसिन तैयार किया, एंड अनदर बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का भी एक बेसिन तैयार किया। ही केप्ट जगलिंग द बेबी फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, वो बच्चे को कभी गर्म पानी तो कभी ठंडे पानी में बार बार बदल रहे थे, है ना, अगेन एंड अगेन। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है देन ही स्टार्टेड रबिंग द बॉडी ऑफ द बेबी, तब वो बच्चे का शरीर रगड़ने लगे। ए रफ विथ ए टफ रोवेल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्फ बॉडी। मतलब वो बार बार छाती को मतलब कि तौलिए की मदद से रगड़ रहे थे, ताकि वो क्या कर रहे थे, टू ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्फ बॉडी, ताकि उसके बेजान शरीर में क्या हो, बार बार हवा को मतलब उस तरह से गर्म ठंडा करने से क्या हो, बच्चे को छाती में सांस लेने में थोड़ा आसानी हो, ऐसा करने लगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा फिर लास्ट में क्या होता है, एक मिराकल होता है और बच्चा गैस्पिंग, मतलब कि बच्चा क्या होता है, सांस लेने लगता है, हाँफने लगता है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उस तरह से उसकी जान आ जाती है। डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन, बोलता है कि आपको ऑथर का आपको जो क्या बोलते हैं शारीरिक स्थिति, फिजिकल मतलब कि कंडीशन आपको यहाँ पे दार्चेन में कैसा था उसको वर्णन करना है। तो द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय निक मिडल्टन, है ना। ही वाज आउट ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू माउंट कैलाश टू कोरा, है ना, वो कोरा की माउंट कैलाश की ओर बढ़े थे, है ना। एट डर्चेन ही एक्सपीरियंसेस सिकनेस, वहाँ पे उसको क्या हुई, कमजोरी हुई, एंड फाइंड इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव, उसको जीना मुश्किल लगने लगा। ही स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू हिज माउथ, वो मुंह से सांस लेने गए। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीद, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हिज चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड हिज सेटअप एंड हिप सेटअप, यहाँ पे ही होगा। ठीक है, वो उसको अपने छाती पर भार लगने लगा, वो फाइनली बैठ गया। ही ट्राइड टू स्लीप बट ही कुड नॉट, वो सोना चाहता था लेकिन सो ना सका। ए लिटिल वॉइस इनसाइड हिम वाज सेइंग दैट ही इफ़ ही स्लेप्ट ही माइट नेवर वेकअप, एक अंदर का जो मन होता है, वो दिल उसका बोल रहा था कि अगर एक बार वो फिर सो गया तो उठ नहीं पाएगा। एंड ही स्टेड अवेक और नाइट, और वो जागता रहा रात भर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लेंदी है, इतना ही तक क्वेश्चंस था। ठीक है, लास्ट में देखिए द नेक्स्ट नाइट ही स्लेप्ट साउंडली, और अगली रात को वो अच्छे से सोया। तो एक बात देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये दोनों में आप लोग को टेलीग्राम में ही आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको जो इंग्लिश का मैंने आंसर दिया है बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह मैं सभी का दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।